कक्षा 11 के ऊष्मागतिकी पाठ का ये वीडियो है जिसमें आप स्वतंत्र कोटियाँ पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको कहते हैं। तो इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं हम कि ये कोटि डिसाइड कैसे की जाती है। तो कोई कण जितने प्रकार की अपनी ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, यानी आप कहीं से किसी निकाय को ऊर्जा दे रहे हों और उसमें जो कण है वो अपनी ऊर्जा का, ली गई ऊर्जा का कितने प्रकार से विनिमय कर सकता है, यानी यूज कर सकता है, वो उसकी संख्या को ही कण की स्वतंत्र कोटि कहते हैं। ठीक है ना। यानी कोई कण जितने प्रकार से अपनी ऊर्जा का विनिमय कर सकता है उसकी संख्या को उस कण की स्वतंत्र कोटि कहते हैं। ठीक है। अब ये बात आती है कि ऊर्जा का विनिमय कण कैसे करता है। तो ऊर्जा का विनिमय कण अपने संभव गतियों के प्रकार पर करता है। यानी कोई कण यदि एक बीमी गति करता है तो उसकी स्वतंत्र कोटि 1 हो जाएगी, द्विबीमी करता है तो 2 हो जाएगी। तो उसी तरह ऊर्जा का विनिमय कण अपने संभव गतियों के प्रकार पर आधार पर ही विनिमय करता है। जैसे स्वतंत्र कोटि को हम दिखाते हैं F से, ये आप समझ में आ गया होगा। एक बीमी गति अगर कोई कण करे तो उसकी स्वतंत्र कोटि होती है 1। और अगर द्विबीमी गति करे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी कण का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसकी जो गति का स्वतंत्र कोटि होगा वो 2 होगा। और अगर त्रिबीमी गति करता है तो उसकी स्वतंत्र कोटि होती है 3। ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि जो एक परमाणु गैस है, जैसे हीलियम है, क्रिप्टन है, रेडान है, नियॉन है, आर्गन है, ये इनकी स्वतंत्र कोटि जो होती है वो 3 होती है। ठीक है। और द्विपरमाणु अगर गैस हैं, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनीथिंग, तो इनकी स्वतंत्र कोटि होती है 5। ये 5 कोटि में जो 3 कोटि होती है वो रैखिक की होती है और 2 इसमें घूर्णन गति की होती है। तो दोनों मिलाकर के ये 5 कोटि में चलता है। ठीक है। और अगर त्रिपरमाणु गैस है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग H2O, H2S, CO2, N2O, एनीथिंग, तो अगर ये अणु रैखिक हो गए, यानी इनकी संरचना कैसी हो, रैखिक हो, तो उस समय इनकी स्वतंत्र कोटि ली जाती है 7। अगर ये अरेखीय हों, मतलब कोणीय हों, जैसे आपके कोणी में आप कई तरह के कोण हो सकते हैं, जैसे H2S है तो ये ऐसे कोण बनाता है, तो इस तरह के जो आरेखिक होंगे उनकी स्वतंत्र कोटि होती है 6। क्लियर हो गया आपको। तो हम समझते हैं स्वतंत्र कोटि आपको क्लियर हो गई है। अब देखते हैं हम ऊर्जा विभाजन, है ना, लॉ ऑफ इक्विपर्सटेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो ऊर्जा विभाजन का नियम कैसा होता है। तो कई अणुओं से मिलकर जो निकाय बने होते हैं, जैसे गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा, एक चीज़ जान लीजिए, गैस है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो होती नहीं है, उसकी जो भी होती है उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कई अणुओं से मिलकर बने निकाय, जैसे गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा निकाय के सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यानी जितनी उसकी स्वतंत्र कोटि होगी उस अणु को जब हम ऊर्जा देंगे तो उतने प्रकार से वो उसको क्या कर देगी, विभक्त कर देती है। समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा विभाजन का नियम। तो किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि का संबंध प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा का जो होता है वो है E = 1/2 kT। K है यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक, देख रहे हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक। और K का जो मान होता है वो R/N होता है। N क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और R क्या है, आदर्श गैस स्थिरांक। ठीक है। और T इसमें क्या है, परमता। और ये समझ में आ गया। तो निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंधित जो प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा है, यानी एक अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 kT होती है।
आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं R/N/T, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर एक परमाणु गैस है, जैसे एक परमाणु का अगर गैस है तो उसकी स्वतंत्र कोटि कितनी होती है? 3 होती है। तो उसके लिए 3/2 KT लिखा जाता है। यानी आप सिंपली अगर आप समझें तो आप आंतरिक ऊर्जा को आप लिख सकते हैं 1/2 FKT, यानी जितनी स्वतंत्र कोटियाँ होंगी उतनी गुना उसकी ऊर्जा होगी। तो एक परमाणु गैस की अणु की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी 3/2 KT। द्विपरमाणु का F मान कितना होता है? 5 होता है, इसीलिए 5/2 KT। और त्रिपरमाणु होगा तो उसकी स्वतंत्र कोटि होती है 6, तो हो जाएगा 6/2 KT, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3 KT। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है कि एक परमाणु गैस की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा 3/2 KT होती है। इसमें 3 जो आ रहा है वो उसकी स्वतंत्र कोटि है, क्योंकि एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटि होती है 3। वो 3 प्रकार के संभव क्रियाएं, संभव गतियां दिखाता है, जैसे x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, है ना। इसलिए उसकी स्वतंत्र कोटि 3 होती है। जो द्विपरमाणु होते हैं उनमें 2 ठो गति घूर्णन होती है, तो उसकी वजह से ये 5 हो जाता है, तो वो दिखाई देता है। ठीक है, ये टॉपिक आप देखिए। तो आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा यानी आइडियल इंटरनल टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं में केवल गतिज ऊर्जा ही होती है ना। ये गतिज ऊर्जा ही सम्मिलित होती है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के आंतरिक आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा तो होती नहीं। इसलिए जो भी ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मान लीजिए कि 1 मोल आदर्श गैस का ताप T है। एक बात और भी आप जान लीजिए कि गैस का जो आंतरिक गतिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है गैस के ताप पर। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि 1 मोल आदर्श गैस हम ले रहे हैं, उसका परम ताप T है, स्वतंत्र कोटि F है, तो प्रत्येक अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा होगी उसका सूत्र होगा 1/2 FKT। ठीक है, कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि आपका क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। तो 1 मोल की गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा है ना, 1 मोल की कुल आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी U बराबर कहिए या फिर E बराबर कहिए। तो अब 1 मोल कह रहे हैं, मोल में ले रहे हैं, तो N हो जाएगा इसकी अवगाद्रो संख्या गुणे 1/2 FKT। और जब हम K के मान को R/N रखेंगे तो F बराबर होगा R/N, तो यानी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा आ जाएगा U बराबर या E बराबर, ये स्थितिज ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा है, ½ FRT आदर्श गैस के लिए। ठीक है, अगर एक परमाणु गैस है तो उसका F कितना होता है? 3। तो उसके लिए ये ऊर्जा हो जाएगी 1/2 FRT के अनुसार 3/2 RT। जो पिछला हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था कि 3/2 KT वो किसी प्रकार के भी गैस के लिए आ रहा था, लेकिन ये आपको आ रहा है केवल आदर्श गैस के लिए। वो एक परमाणु गैस के लिए था, ये आदर्श गैस के लिए है। दोनों के सूत्र में केवल इतना अंतर है कि वहाँ ये KT आता था किसी गैस के लिए और यहाँ पे आपको आ रहा है RT। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया है? आदर्श गैस। आदर्श गैस में बोल्ट्जमैन नियतांक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये हो जाता है आपका कैनेडी 3/2 RT। ठीक है ना, यू कर सकते हैं आप। दूसरी बात, द्विपरमाणु गैस के लिए अगर वही ऊर्जा देखा जाए आंतरिक ऊर्जा, तो द्विपरमाणु गैस के लिए आपका मान कितना होता है? 5। तो इसीलिए ये हो जाता है यहाँ पे F की जगह हम 5 रखते हैं तो 5/2 RT। इसी प्रकार अगर हम त्रिपरमाणु गैस के लिए लिखें तो 6/2 RT होता है ना। अगर हम त्रिपरमाणु के लिए लिखें, त्रिपरमाणु का अगर आदर्श गैस हो तो होता तो है नहीं, लेकिन इसके लिए कितना हो जाएगा? 6/2 RT। ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात। अब देखते हैं कि जो गैस के ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माएं हैं
उनका अंतर या अनुपात कैसे काउंट करते हैं। जैसे हम इसमें गैसों के ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा यानी 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है CpCv आप जानते हैं, तो उनके बीच का अनुपात हम निकाल रहे हैं, उनके बीच का सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक गैस है परम ताप T पर, 1 मोल आदर्श गैस लिया है आपने। गैस कैसा लिया आपने? आदर्श ले लिया है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम केवल आदर्श गैस की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है 1/2 FRT होती है। अगर हम इसका अवकलन कर दें U का डेल्टा T के सापेक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, है ना। तो 1/2 FR हो गया। अगर स्थिर आयतन पर गैस को गर्म करें तो डेल्टा T ताप की वृद्धि अगर हो रही होगी तो हम ऐसे करेंगे डेल्टा T ताप के लिए Q = CV डेल्टा T होता ना। तो अगर वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखें तो डेल्टा U बराबर यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बराबर Q - W होता है। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा CV डेल्टा T। उस क्यों होगा कि W का मान 0 होगा, क्योंकि उसमें आयतन परिवर्तन 0 होता है और W बराबर हम P डॉट डेल्टा भी लेते हैं। ये भी अगर 0 हो गया तो कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए डेल्टा U बराबर CV डेल्टा T हम कर दिए। अब इसमें डेल्टा T अगर हम इस साइड कर देते हैं तो ये मान क्या हो जाएगा? CV। और डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो होगा वो CV होगा। तो इस आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को आप देखिए तो यहाँ पे हाफ FR आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का। इसको कहेंगे हम स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, जो आप इसमें देख रहे हैं। तो CV बराबर होगा 1/2 FR। CP के लिए अगर हम बात करें तो CP - CV बराबर क्या होता है? R। तो CV का मान अगर हम रखते हैं 1/2 FR तो हमारा ये हो जाता है CP बराबर R + 1/2 FR, क्योंकि इसको हमने इधर कर लिया या इसको इधर कर लिया। ठीक है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। तो CV बराबर हो जाएगा, R कॉमन ले लेंगे तो F/2 + R। अब हम देखते हैं दोनों मान आपको हमने निकाल दिए, ये दोनों मान आपके निकल गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको अनुपात निकालना है। तो हम आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात जो निकालते हैं उसका अनुपात को कहते हैं गामा, CP/CV। तो CP का मान ये रहा और CV का मान यहाँ रहा, तो कट जाएगा। तो आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके कट रहे हैं सब मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 F, या ये कह लीजिए कि हम एक का भाग दे रहे हैं। R तो हमारा वैसे कट गया, 1/2 F का हम भाग देंगे तो ये F/2 यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये मान आ जाएगा। अगर एक परमाणु गैस अगर हम ले रहे हैं, एक परमाणु की बात कर रहे हैं जिसके लिए स्वतंत्र कोटि कितनी है? 3, और गैस कैसा है? आदर्श। आदर्श होगा तभी R आता रहेगा, सब और सामान्य गैसों के लिए क्या आएगा? K आएगा। तो CP बराबर होगा 3/2। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ पे गामा का मान, CP का मान जो हम यहाँ देख रहे हैं, CP देख रहे हैं ना आप, यहाँ CP देख रहे हैं और CV देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 3 लिखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3/2 R लिखेंगे। CP का मान 5/2 R लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये 5/R हो जाएगा। और दोनों का अनुपात हम जब देखेंगे CP/CV बराबर गामा का मान, तो इस दोनों का अनुपात अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 5/3, जिसका मान होगा 1.67। अगर द्विपरमाणुक होंगे तो उनके लिए स्वतंत्र कोटि होती है 5 की। अब CV का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 FR, तो यहाँ 5/2 FR हो जाएगा। जब हम इस वाले सूत्र में रखेंगे तो उसके लिए मान हो जाएगा, यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 5 2 7/2 R। जब हम इसको बटे करेंगे तो यही दोनों बटे हो जाता है 7/5 और इसका मान आएगा 1.4। ज़्यादातर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं अपने सवालों में। उसके बाद त्रिपरमाणु अगर गैस है तो उसके लिए F का मान 6 होता है, तो CV का मान क्या होगा? 3FR। ये तो मान हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि F का मान 6 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CV का मान? जैसे CV का मान आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर आप 6 रखते हैं तो ये 3FR आएगा जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। और CP के लिए वो मान जो आएगा, यहाँ CP देख रहे हैं,
एफ का मान हम रख देंगे तो ये आपका गलती हो गई, यहाँ एफ आर की जगह आप कितना रखेंगे 6, यानी ये एफ आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 6 रख रहे हैं आप, तो यानी आप इसको कह सकते हैं 3R। ठीक है, और जो सी पी आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो 6 दूना 8, 6 2 8 बटे 2 करेंगे तो 4R आएगा। जब इसको हम हल देंगे यानी गामा सी पी बाई सी वी का मान निकालेंगे, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात निकालेंगे, तो अब ये माना जाएगा 4/3। 4 ऊपर रहेगा, 3R नीचे रहेगा, कट करके 4, यानी इसका मान आएगा ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस में करेंगे, यानी शुरू से लिखते जाएंगे, उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या और कमेंट में अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं बना है या अच्छा बना है तो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें ये नहीं आई, उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बना देंगे। धन्यवाद।